यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये बदमिजाज अफसर है कौन जिसको इतनी तमीज नहीं है कि महिलाओं के साथ कैसे बिहेव करते हैं। सांसद वो बाद में हैं, महिला पहले हैं। ये बदतमीजी कैसे? ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले सांसद डेरेक ओब्रायन को धक्का मारकर नीचे गिराया गया और उसके बाद देखिए जो सांसद है, महिला सांसद, उनका हाथ पकड़ा जा रहा है। नितिन, सवाल ये है कि ये बदतमीज अफसर हैं कौन? खराब हो चुकी है, कितनी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है, कितनी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। देखिए ये जो आईएएस हैं, अभी लेटेस्ट बैच के आईएएस हैं, प्रेम प्रकाश मीणा इनका नाम है, जॉइंट मजिस्ट्रेट की वो अधिकारी यहाँ संभाल रहे हैं और पिछले दिन से उनसे सीनियर ऑफिसर मुझे फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। धक्का देने का आरोप लग रहा है प्रेम प्रकाश जी, बड़ा गंभीर आरोप। ऐसा क्या है कि आप बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले गए हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं? आप अलर्ट मोड में आइए सर, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? मिस्टर मीना, 200 लोग उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजपूत कमेटी के विक्टिम के अक्यूज के सपोर्ट में। उनके तो 144 नहीं है। हम अभी वहां से आ रहे हैं जितिन भाई, 200 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजपूत कमेटी के एक्यूज के साइड में। आप उनको तो नहीं हटा रहे हैं और आप पार्लियामेंटेरियन को जमीन में धक्का दे रहे हैं। क्या ऊपर से निर्देश है आप लोगों को? सर अब मिस्टर मीना, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? व्हाई दोस पीपल हैव नॉट बीन पुश्ड अवे? बिल्कुल साइलेंट हो रखे हैं। नहीं, आप साइलेंट रहिए, लेकिन आप एक बात बताइए कि उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? आप हमसे बात मत कीजिए, एक्शन तो लीजिए। सर एक गंभीर आरोप लगाया आप पे महिला सांसद को धक्का देने का, टच करने का। आईएएस अधिकारी हैं सर आप। प्रेम प्रकाश जी आप बोलिए ना प्लीज, आप बोलिए। आप देखिए, इस पे स्टेटमेंट आना चाहिए। आईएएस अधिकारी हैं, जॉइंट में जिन्होंने गंभीर आरोप लगाया, महिला सांसद को धक्का दिया है और कुछ नहीं आपकी बोल रहे सफाई हैं। आनी चाहिए। हम इस रस्सी के इस तरफ हैं, आपके देखिए रस्सी के इस तरफ हैं, ये बगल में है, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कोई नहीं जाएगा, लेकिन मीडिया भी नहीं जाएगी। हर कोशिशें हैं, परिवार की आवाज जो हमने अब तक आपको दिखाई है, लेकिन अब पूरी तरह से स्थिति बहुत ज्यादा बेकाबू है। और सवाल नितिन ये भी है, समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री इस ये घटना को देख बड़ी रहे हैं अहम बात है या नहीं देख रहे कि हैं। प्रेम जो प्रकाश शासन में मीणा बैठे है अधिकारी हैं, बदतमीजी के क्या इंतहा लग रहा पार है कर दी। कि दो वो तस्वीरें हम ढंग का दिखाते हैं गोला खाकर नितिन। सो गए पहली हैं। तस्वीर समझ नहीं डेरेक आ रहा ओब्रायन को कि किस धक्का तरीके मारकर से गिरा इतनी दिया बड़ी प्रेम प्रकाश समय मीणा ने, है। जैसा कि पूरे आपने देश की बताया। नजरें हैं। और तस्वीरें महिला भी दिखा रहे हैं। सुरक्षा, दूसरी बाल तस्वीर हम सुरक्षा आपको दिखा रहे प्रदेश की हैं देश की जहां पर राजनीति के झड़प केंद्र चल पर रही बना हुआ है। है। तो ये पहली लेकिन आप तस्वीर देख सकते डेरेक ओब्रायन को हैं, गिराया, जॉइंट प्रतिमा मंडल और जो ममिता टीएमसी की जो सांसद हैं उनको छुआ गया, धक्का मारा गया और उन्होंने कहा कि हम कंटेम्प्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर भी हंगामे की है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रशासन इस तरीके से बदतमीजी पर क्यों उतरा हुआ है? आखिर सवाल यह है कि हाथरस का प्रशासन गुंडागर्दी पर क्यों उतर आया है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अपनी जगह होता है, लेकिन आप देखिए बुजुर्ग सांसद हैं, उनको हटाया जा सकता है, लेकिन धक्का मारकर नीचे गिराया गया। 2 टीएमसी की सांसद हैं, उनको भी महिला पुलिस ने नहीं बल्कि प्रेम प्रकाश मीणा आईएएस और जो तमाम पुरुष पुलिसकर्मी थे उन्होंने धक्का मारा। तो सवाल यही है कि आखिर हाथरस में इतनी ज्यादा हेकड़ी क्यों? किसके इशारे पर ये हेकड़ी? और नितिन, सवाल ये है कि प्रेम प्रकाश मीणा इस बात का भी जवाब नहीं दे पा रहे कि राजपूत कम्युनिटी के लोग अगर आरोपियों के पक्ष में आंदोलन करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर न्याय की आवाज यहां उठे तो फिर पूरा प्रशासन गुंडागर्दी पर उतर आया है। क्यों? खराब हो चुकी है, कितनी ज्यादा स्थिति खराब। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरह से इस घटना को हैंडल किया गया है तो दलित वर्सेस सवर्ण हो चुका है और कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो स्टेटमेंट आया है वो उसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि एफएसएल रिपोर्ट हो, पीएम रिपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट हो, गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है, जातीय तनाव पैदा करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि जिस मसले को बहुत ही संवेदनशील तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। देखिए इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोगों के जनमानस पे, लोगों के मानस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका असर होता है और जब ये घटनाएं गांव में होती हैं तो उसका और ज़्यादा होता है, क्योंकि देश में जो सामाजिक संरचना है वो अभी भी बहुत ज़्यादा बंधनों से बंधी हुई है और जाति मुक्त समाज की बात करने वाले लोग अभी भी बहुत ज़्यादा कहा जाए फॉरवर्ड नहीं है। और यही वजह है कि एक तरफ राजपूत समाज की तरफ से भी लोग अब लामबंद होना शुरू हो गए हैं, तो वहीं वाल्मीकि समाज की तरफ से भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे आगरा हो, मथुरा हो, बनारस हो, मुरादाबाद हो और हिमाचल से लेकर देश के अन्य राज्यों में हो रहा है। पूरी तरीके से पंगु हो गया है, प्रशासनिक टीम को लकवा मार गया है, खुली छूट हो गई है सबको, तो फिर ये सब तो होना ही है। यहाँ सवर्ण बनाम दलित भी हो जाएगा, सांप्रदायिक मामला भी हो जाएगा। जब प्रशासन के हाथ में कुछ है ही नहीं तो आग लग जाएगी हाथरस में, कौन बुझाने आएगा?
प्रशासन ही आग लगा रहा है यहाँ पर। देखिए महिला सांसद से बदतमीजी की गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर जातीय संघर्ष बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जिस तरह से कहा जाता है कि हमारे देश में सदियों से लाखों जातियों के लोग, सैकड़ों धर्मों के लोग बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। राजपूत समाज के लोग लामबंद होना शुरू हो गए हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज आगरा में ऐलान किया है कि हम 8 दिन तक कार्य बहिष्कार करेंगे, कहीं भी कोई सफाई व्यवस्था नहीं होगी। तो कुल मिला के इसको जाति रंग देने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दल इसमें पूरी तरह से सफल होते नजर आ रहे हैं। सरकार के स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। केवल चंद कुछ अधिकारियों के बल पर यहाँ पूरी स्थिति को छोड़ दिया गया है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि एडीजी जोन अजय आनंद को क्यों नहीं निलंबित किया जाए, आईजी रेंज अलीगढ़ को क्यों नहीं निलंबित किया जाए। इनकी वजह से देखिए, नंद किशोर गुर्जर एक एमएलए हैं, उन्होंने कहा है कि डीजीपी हितेश चंद अवस्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, डीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हर घटना में केवल सब इंस्पेक्टर लेवल, इंस्पेक्टर लेवल, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लेवल के पुलिसकर्मियों को ही सस्पेंड किया जाता है और इसको पूरी तरह से कार्रवाई का नाम दिया जाता है। तो ऐसे में जरूरत है कि जब तक बड़े अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी, सवाल यह है कि इतनी बड़ी बिल्कुल पुलिस अपनी हेकड़ी दिखा रही है, पुलिस का तानाशाह रवैया सामने आ रहा है। पहली तस्वीर आज की, डेरेक ओब्रायन को देखिए कैसे आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा ने धक्का मारकर गिरा दिया। 2 महिला सांसद टीएमसी की जो थी उनके साथ भी बदतमीजी की गई, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। और दूसरी तस्वीर कल की है जहां पर कल राहुल गांधी को नोएडा एक्सप्रेसवे पर धक्का मारकर गिरा दिया गया था, उनकी कॉलर पकड़ी गई थी, लाठी लेकर पुलिसकर्मी उनकी तरफ दौड़ा था। तो ये 2 तस्वीरें सामने है, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आज डेरेक ओब्रायन और कल राहुल गांधी, तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं ये बताती हैं कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को काबू में करने में हाथरस प्रशासन फेल हो गया। आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा को देखिए, एक सामान्य शिष्टाचार जो होता है, एक सामान्य संस्कार जो होते हैं, एक सामान्य जो तमीज होती है, वो हाथरस के बड़े बड़े अधिकारी भूल चुके हैं। केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपने नकारेपन को छिपाने के लिए और अपनी बदतमीजियों को इस वक्त जैसे वो दिखा रहे हैं हाथरस में। सवाल ये है कि क्या हाथरस को एक ऐसी आग में प्रशासन झोंकने जा रहा है जिसमें हाथरस जल उठेगा। और जिस तरीके से जातीय संघर्ष की बातें आ रही हैं, क्या हाथरस प्रशासन पूरी तरीके से जला देने पर आमदा हो गया है। देखिए पहली तस्वीर डेरेक ओब्रायन की, धक्का मारकर प्रेम प्रकाश मीणा ने गिराया। आप देखिए तस्वीर में महिला सांसद का किस तरीके से हाथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे कल की, जब राहुल गांधी को नोएडा एक्सप्रेसवे पर धक्का मारकर गिरा दिया गया था। नितिन, सवाल ये है, सारी गलतियां छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जब इस तरीके के संघर्ष होते हैं, जब तनाव बढ़ जाता है तो अधिकारी हाथ जोड़कर काम करते हैं। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। वर्तमान समय में बिहार के डीजीपी बड़े ज्यादा चर्चाओं में रहे। जब बिहार के एक जिले में आग लगी, तनाव फैल गया, हाथ जोड़कर उन्होंने स्थितियों को संभाल लिया। लेकिन यहाँ पर न इनको हाथ जोड़ना आता है, न हालात को काबू करना आता है। ये जला डालें क्या हाथरस को यहाँ के अधिकारी? देखिए बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से कहा जाए पुलिस और प्रशासन की वजह से आज हाथरस की ये स्थिति बनी हुई है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, स्थिति इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। जब विधायक और सांसद अनऑफिशियल तरीके से ये कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट तो डीएम और एसएसपी ऊपर पंचम तल तक पहुंचा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इस समय सिर पर नाच रही है। और यही वजह है कि इस स्थिति को संभालने के लिए यहाँ आला अधिकारियों की मौजूदगी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। और जिस तरीके से आपने देखा, एक सांसद का प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, उनको धक्का देकर गिराया गया है। 3 महिला सांसद हैं, ममता ठाकुर, और उनके साथ जो 2 और अन्य महिला सांसद हैं, डेरेक ओब्रायन टीएमसी के सांसद हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरीके से उनको गिराया गया, समझा जा सकता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। और देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर 14 तारीख को ही पूरी तरह से पुलिस प्रशासन इसको ठीक तरीके से हैंडल करना शुरू कर देता, अगर जिस तरीके से लगातार धमकी भरे अंदाज में जिलाधिकारी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, अगर प्रॉपर कॉन्फिडेंस में परिवार को ले लिया जाता, प्रॉपर तरीके से इसकी जांच कर ली जाती, या पूरी तरह से कहा जाए इसकी टीम बना के इसको पूरी तरह से एक स्पेशलिस्ट के तौर पर इस घटना को डील कर लिया जाता, तो कुल मिला के आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और अभी भी इसी बात का है कि पूरी तरह से आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में हर बात में ये कहना पड़ रहा है
कि काश ये कर लिया जाता, काश वो कर लिया जाता, प्रशासन ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, पर किया कुछ नहीं। ये बहुत सामान्य सी चीजें हैं जो प्रशासन कर सकता था। सवाल यह है कि क्या हाथरस को हाथरस की किस्मत पर जलने के लिए छोड़ दिया गया है? क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं, बड़े अधिकारियों को ग्राउंड पर जा रहा नहीं है। वो अपनी सेटिंग बना रहे होंगे लखनऊ में कि अगर यहां से छुट्टी हो तो कहीं और कोई तैनाती मिल जाए, मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाथरस को बचाएगा कौन? और सवाल, पीड़ित परिवार सुरक्षित है या नहीं है? बिल्कुल अवधेश, देखिए यही वजह है कि पिछले 3.5 साल में योगी सरकार के शासन में हाथरस की जो घटना है सबसे बड़ी घटना है। और इस घटना के बाद जिस तरह से सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ा है, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। देखिए 1.5 साल से कम का वक्त रह चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनाव, बाई इलेक्शन की घोषणा हो गई है। 8 में से 7 सीटों पर चुनाव 3 नवंबर को होना है। एक तरफ इस पूरी घटना के बाद आप देख सकते हैं जिस तरह से दलित राजनीति फिर से सत्ता के केंद्र में आ गई है, राजनीति के केंद्र में आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि राजपूत एक लामबंद हो रहे हैं, करणी सेना की तरफ से भी लगातार इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अगर निर्दोषों को फंसाया जाएगा तो किसी भी हालत में वो भी सड़कों पर उतरेंगे। FSL रिपोर्ट, PM रिपोर्ट और वो तीनों रिपोर्ट के बाद गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर पीड़ित परिवार जो आरोप लगा रहा है उसकी अच्छे से कॉन्फिडेंस लेकर उसके तथ्यों की जांच की जाए। जिस तरीके से एक दूसरी थ्योरी ओनर किलिंग की भी निकल कर सामने आ रही है, उसकी भी जांच की जाए। लेकिन बात करने से ना रोका जाए। जो भी उनकी पीड़ा है, जो भी उनका दर्द है, उसको सामने आना चाहिए। और तानाशाही तरीके से अंग्रेजों के शासनकाल की तरह इस तरह से पुलिस लगा के आप पीड़ित की आवाज़ नहीं दबा सकते। और यही वजह है कि देखिए ये पूरी तरह से अघोषित कर्फ्यू नज़र आ रहा है, किसी भी तरह से अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि सवाल सीधे सीधे सरकार पर हैं। देखिए पुराने ज़मानों में ज़मींदारों पर लठैत होते थे और लोकतंत्र में सरकारों के पास पुलिस होती है। कुल मिला के सीधे सीधे सवाल यही है कि अगर पुलिस के दम पर अगर आप पूरी तरह से इनको रोकेंगे, अगर पीड़ित की आवाज़ बाहर आने से रोकेंगे, तो इसका बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक नुकसान बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। और जिस तरह से बाई इलेक्शन है, माहौल लगातार बन रहा है, उस समय इसका ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हो सकता है। बिहार में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हैं, इसका ज़बरदस्त नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए जिस जाति की वो महिला है जिसके साथ जो इस दुनिया में नहीं है, वो बीजेपी का परंपरागत तरीके से कोर वोटर रहा है। भले ही दलित समाज से आते हैं तो सबसे लंबे समय से वाल्मीकि समाज बीजेपी को वोट करता रहा है, पूरी तरह से सॉलिड तरीके से वोट करता रहा है। और अगर इस तरीके से अगर उस पूरी कम्युनिटी में गलत मैसेज आता है तो इसका पूरा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जो राजपूत कम्युनिटी है, यहाँ पर बैरिकेडिंग का काम पुलिस कर रही है, सांसदों को धक्का मारकर गिराया जा रहा है। महिला सांसद जो हैं उनको पुलिस वाले हाथ पकड़कर खींचकर झटक रहे हैं। मतलब न तो प्रोटोकॉल का पालन है, न सभ्यता का पालन है, न शिष्टाचार का पालन है। शर्म पहले ये घोल कर पी चुके हैं। सवाल यह है कि स्थितियां सुधरेंगी कैसे? क्या लखनऊ से कोई अफसर आएगा तब स्थिति सुधरेगी, या फिर जैसे मुख्यमंत्री को थाने थाने जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा? और देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कांग्रेस के मुखर प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, किस तरीके से लाठी चलाई गई है उन पर। ये तस्वीरें हम एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनुराग भदौरिया लाठीचार्ज का शिकार हुए हैं, बुरी तरीके से पीटा गया है। इनके हाथों पर और पीठ पर आप चोट के निशान देखिए। पुलिस लाठीचार्ज में अनुराग भदौरिया बुरी तरीके से घायल हुए हैं। प्रदर्शन हो रहा था और देखिए ये तस्वीर है। तो सवाल ये है कि लाठियां चलेंगी, धक्के मारे जाएंगे, महिला सांसदों के साथ बदतमीजी की जाएगी, तो क्या हाथरस को न्याय मिल जाएगा? देखिए अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता एबीपी गंगा पर लगातार आपको दिखते हैं, तमाम मसलों पर पक्ष रखते हैं, मुखर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और इन पर लाठी चार्ज किया गया है। आप ऐसी चोटें हैं जो थोड़ा हमें धुंधली करके दिखानी पड़ रही, लेकिन फिर भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने गुस्से में है पुलिस, कितने गुस्से में है प्रशासन, कि जो विरोध करेगा उसको पीटकर उसकी खाल खींच लेंगे। लेकिन हाथरस की पीड़िता को न्याय शायद नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि न्याय दिलवाने की नीयत अगर होती तो ये जुल्म नहीं होता। अनुराग भदौरिया जी, जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से लाठी चली है, कितना गुस्सा दिख रहा है? मतलब गुस्सा इसलिए है क्या क्योंकि आप लोग न्याय मांग रहे हैं? सच, जब
दिखाया जाता है ना, सच की बात होती है, तो जो झूठे लोग होते हैं उनके अंदर में गुस्सा भरता है। हम शांतिपूर्वक गांधी प्रतिमा पे 2 अक्टूबर है, बच्ची के न्याय के लिए अगर हम कोई बदमाशी कर रहे होते, हंगामा कर रहे होते, तोड़ फोड़ की कोई बात हो रही होती तो लाठीचार्ज करते हो तो समझ में आता है। आप ये तय करके बैठे हो कि समाज के अंदर में महिलाओं के समर्थन में या बेरोजगारी के समर्थन में आवाज उठाओगे तो इस तरह से लाठी मार जाएगा। और लाठी मारते टाइम आप ये देख रहे हो कि आप जानवरों की तरह मार रहे हो, ये भी नहीं सोच रहे हो कि यार इंसान को लाठी मार रहा है। मैं पूछ रहा हूँ भाई क्यों लाठी मार रहे हो? तो मारे जा रहे हैं, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं पूछ रहा हूँ भाई, तो मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ, तो बच्ची को अगर इन्होंने रात में जला दिया उसको, तो कोई बड़ा काम नहीं किया इन्होंने। ये जिंदा लोगों को जला देंगे, इनका जो हालत है, इनको दमनकारी नीति पे विश्वास है जी। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा कौन सा प्रदर्शन था जिसकी वजह से आप इतने आक्रोशित थे और लाठी चार्ज कर रहे थे? ये समझ में आता है कि कोई कानून व्यवस्था तोड़ रहा हो तो आप लाठी चला रहे तो समझ में आता है। एक व्यक्ति, मैं गाड़ी से उतरा ही हूँ, उतर के 4 कदम नहीं चलाऊं और आपने लाठी मारना शुरू कर दिया। अरे भाई पूछो कहाँ जा रहे हो, क्या है? आपको बस लाठी चलानी है, मैंने ऑर्डर है कि लाठी चलानी है, मैंने लाठी से सबका सर फोड़ देना है, तोड़ डालना है, मतलब कोई आवाज नहीं उठाए। बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी, एक तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से आपको लाठी मारी गई है और ये घाव दिखाते हैं कि गुस्सा कितना है। लेकिन एक तस्वीर भदौरिया जी हाथरस से भी आ गई है, डेरेक और ब्रायन को धक्का मारकर गिराया गया। प्रतिमा मंडल और ममता ठाकुर जो टीएमसी की सांसद है उनको पुरुष पुलिस कर्मियों ने धक्का मारा है। तो लखनऊ से लेकर हाथरस तक एक जैसी तस्वीरें हैं। मैं आपसे कहते रहा हूँ ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इनको दमनकारी नीति अपनानी है। अंग्रेजों ने किया था ना कि हमने कोई खिलाफ बोलेगा तो उसको फांसी पे लटका देंगे, उसको जेल भेज देंगे, वो हालत है। अब तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो दिन नहीं दूर नहीं जब ये पूरे देश के अंदर में तानाशाही स्थापित कर देंगे कि सरकार के खिलाफ बोलोगे तो इसी तरह से तोड़ फोड़ दिया जाएगा। कमाल है भाई, लेकिन हिंदुस्तान को भूल गए। अंग्रेज भी यहाँ नहीं टिक पाए थे। लाठियों से, गोलियों से आप हिंदुस्तानियों को रोकोगे, हिंदुस्तान की महिलाओं की आवाज को रोक लोगे, बेरोजगारों की आवाज को रोक लोगे, आप नहीं रोक पाओगे। लोग परेशान हैं, लोग तकलीफ में हैं, आप लाठियों से बारिश कर, इसीलिए आपको जनता ने चुना था। मैं तो प्रधानमंत्री से बोलता हूँ, प्रधानमंत्री जी मौन क्यों है? प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि भाई आप क्यों लाठियां बरसा रहे हैं? ये सब आपके अपने हिंदुस्तानी लोग हैं, कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो मैं आया नहीं हूँ जो आप लाठी मार के तोड़ देना चाहते हैं सबको। इसके मतलब जो न्याय के खिलाफ, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके ऊपर लाठी बरसाएंगे, ये तानाशाही है। इसके मतलब आप एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं जिससे देश में एक माहौल खराब हुआ। आप देश के अंदर में लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र का तरीका नहीं होता है भाई। आपको कोई बदमाशी कर रहा है, कोई तोड़फोड़ हो रहा है, सरकारी संपत्ति। तो भदौरिया जी अब अगला कदम तो आपका और समाजवादी पार्टी का क्या होगा? देखिए हम लोग गांधी जी पे विश्वास करने वाले लोग हैं। ये जितनी भी लाठियां चला लें, हम लोग तो हिंसा में विश्वास रखते नहीं है, अहिंसावादी लोग हैं। इनको हिंसा में विश्वास है। इनको लगता है कि हम सर फोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे। अब शायद मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, पीठ तोड़ देंगे, तुमको लगता है शायद देश डर जाएगा, देश के लोग डर जाएंगे, महिलाओं की आवाज नहीं उठाएंगे, कमजोर की आवाज नहीं उठाएंगे। शायद गलतफहमी में है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ हिंदुस्तान है, यहाँ हर रोज नए लोग पैदा होते हैं जो हिंदुस्तान की तासीर को, लोकतंत्र को बचाए रखते हैं। बिल्कुल भदौरिया जी, एक सवाल मेरा और भी है, क्योंकि ये पूरी जो न्याय की लड़ाई है हाथरस की उस बेटी को लेकर हो रही है। हाथरस में जितने बड़े अधिकारी गायब हैं, मौके पर एडीजी नहीं है, मौके पर डीएम नहीं है, एडीएम नहीं है, वहां पर मीडिया जाए तो जाने नहीं देंगे, वकील जाए तो जाने नहीं देंगे, डीजीपी साहब दिखते नहीं है। हाथरस में क्या रिपोर्ट मिल पा रही है कि पीड़ित का परिवार सुरक्षित है भी या नहीं है? क्योंकि गांव तो बंधक बन गया है, कैमरे पहुंच नहीं पा रहे हैं, कोई पहुंच नहीं पा रहा है। जब हम लोग को देखो, आप जिंदा लोगों को ये पीट के अधमरा कर दे रहे हैं, उनको नहीं जिंदा रहना देना चाहते, तो कहां से जिंदा रहने देना चाहेंगे? किसी को जिंदा नहीं रहने देना चाहते। चाहते हैं कि सब यहाँ का जो पूरा हिंदुस्तान है और जो पूरा उत्तर प्रदेश है, ये एकदम उनके इशारे पे वो लाश बन जाए और फिर ये पेट्रोल से आराम से जला दें उसको। बस इतनी सिंकी मंशा है। बिल्कुल भदौरिया जी, उस वक्त क्या परिस्थिति बनी थी? आप कहां पर थे और किस परिस्थिति में आपको लाठी मारी गई? अरे मैं हजरतगंज चौराहे पे गया, वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से, चूंकि गांधी जी की प्रतिमा पे शांतिपूर्ण तरीके से 2 अक्टूबर है, माला चढ़ाने का। भाई गांधी जी पे माला चढ़ा रहे हैं, भाई हम कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो बताओ ना। गांधी जी पे माला लेके मैं उतरा ही हूँ और आपने लाठियों की बारिश कर दी। अरे भाई मुझसे पूछोगे नहीं, बात नहीं करोगे, बस समाजवादी देख लिया, समाजवादी है, बस टूट पड़े। एक नहीं, 4-5 पैरों में मार रहा है, कोई पीठ में मार रहा है, कोई, और पूरी ताकत से। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी पेड़ पौधे को मार रहे हो, मतलब उनको लग ही नहीं रहा है कि इंसान पे लाठी बरसा रहे हैं।
उनको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो इंसान के ऊपर में एक लाठ। तो सोचो, जब हम लोगों के साथ ये हाल है तो आम जनता को तो ये तो जला ही देंगे। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं रात में जला दिया, ये किसी को बख्शने वाले नहीं है, और ये शायद भूल गए कि जनता भी इनको नहीं बख्शेगी। बिल्कुल, जनता देख रही है। शुक्रिया भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरीके से लाठियां चलाई गई हैं, और हाथरस पे लगातार नितिन नजरें बना कर रखे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन देखिए दो तस्वीरें, एक तरफ अनुराग भदौरिया को किस तरीके से पीटा गया है, ऐसे घाव हैं जो हम पूरी तरीके से दिखा नहीं सकते। दूसरी तस्वीर डेरेक ओब्रायन, ममता ठाकुर और एक और जो सांसद है टीएमसी की, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। नितिन, सवाल यह है, लखनऊ में लाठी चलेगी, हाथरस में किसी को गांव में जाने नहीं देंगे, कहीं कोई अधिकारी आया क्या, कोई मिला क्या? कई बार होता है जब अधिकारी बात नहीं करना चाहते तो वो मैसेज के जरिए अपना मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन इस मामले में क्या हो रहा है? कोई क्यों सामने नहीं आ रहा है? किस कोई बताने की स्थिति में है? लगता है कि हाथरस में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी अपर जिलाधिकारी अभी आए थे, उनसे सवाल करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है, अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, राजनीतिक दलों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। तो उनका कहना है कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि 2 अक्टूबर है और आज ही गांधी जी की तरह पूरी तरह से जो मौन व्रत धारण किया जाता है वो नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है कि जो रेस्पॉन्ड करे। बाकी लोगों का कहना है कि वो अधिकृत नहीं है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गिव बाइट ऑन कैमरा। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं है जो बिल्कुल तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप बने रहिए। देखिए 5 तस्वीरें, हाथरस पर हंगामा चल रहा है बड़ी स्तर पर, बड़ी संख्या में, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सारे मौन है। इनकी हालत को देख के तो लगता है कि ये जिंदा भी नहीं है, ये जिंदा लाशें हैं जो एक लाश पर राजनीति को ऐसा रंग दे रहे हैं जिससे कोई भी लोकतंत्र शर्मा जाए। सवाल नितिन ये है कि अभी भी जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा अंदर? देखिए जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं, आईएएस हैं प्रेम प्रकाश मीणा, वो यहाँ लगातार कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा कोई भी सीनियर ऑफिसर्स नहीं है। लगता है कि हाथरस में प्रशासन और पुलिस नाम की चीज़ नहीं है, केवल पुलिसकर्मियों के बल पर ही पूरा जिला चल रहा है। कहा जाए एक तरह से पॉलिटिकल इमरजेंसी जैसे हालात इस समय यहाँ नज़र आ रहे हैं। बूलगढ़ी में जिस तरह से बहुत पूरी एक संरचना होती है, एक हिरार्की होती है, डीएम होते हैं, कमिश्नर होते हैं, रेंज में आईजी होते हैं, तो जोन में एडीजी होते हैं। पूरी तरह से कहा जाए गार्जियनशिप होती है जो अधिकारियों को लीड करे, गाइड करे। कोई नज़र नहीं आ रहा। वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की कि आखिर अंदर मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। एडीजी जोन अजय आनंद ने कहा कि वहाँ जितने मौके पर मौजूद अधिकारी हैं वही पूरी तरह से इस समय एडीजी बने हुए हैं। यहाँ मौके पर बात की जाती है क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा। उनका कहना है कि उच्च अधिकारियों का आदेश है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये ब्यूरोक्रेसी फेल्योर है या यूं कहा जाए ये पूरी तरह से गवर्नमेंट फेल्योर है। सरकार के ऑफिशियल प्रवक्ता, उनसे पूछा गया कि आखिर वहां पर ये तानाशाही क्यों है, तो सिद्धार्थनाथ सिंह कहते हैं कि जिले के प्रशासन की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, वो तय करते हैं। एडीजी से पूछिए तो कहते हैं कि जो स्थानीय लेवल पर हैं वो बताएंगे, स्थानीय वाले से पूछिए तो कहते हैं एडीजी साहब बताएंगे, डीजीपी साहब तो गायब भी हैं, वो संत हो गए हैं, फकीर हो गए हैं, उनको प्रदेश की कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। हाथरस को आग लगे तो ठेंगे से लग जाए। टोपी पूरी ट्रांसफर हो रही है, आप नाचते रहिए, पूरा आपको ये 84 कोसी परिक्रमा करवा देंगे। बिल्कुल पूरी तरह से। देखिए जिस तरीके से इस सरकार में मुख्यमंत्री के बाद अगर सबसे मजबूत कोई ब्यूरोक्रेट है तो कहा जाता है उनको अवनीश अवस्थी। कल उनकी तरफ से भी पूरी तरह से उनसे भी सूचना विभाग का पूरा कार्यभार छीन लिया गया है, नवनीत सहगल को बनाया गया है। इस समय लगातार उथल पुथल का दौर लखनऊ में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो एबीपी नेटवर्क की दूसरी जो महिला साथी हैं प्रतिमा मिश्रा, और आप देख सकते हैं जो अंजलि, किस तरीके से उनसे लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस उनसे लगातार ज्यादती कर रही है, सख्ती कर रही है, और वो लगातार अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कुल मिला के कहा जाए पॉलिटिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी क्राइसिस है, ब्यूरोक्रेसी कहा जाए वो नजर आ रही है। कोई भी बड़ा अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद नहीं है जो इस स्थिति को हैंडल कर सके। जो एक बदतमीजी हो रही क्या एबीपी रिपोर्टर के साथ, क्योंकि लगातार प्रशासन बौखलाया हुआ है एबीपी की कवरेज से। क्या आपके पीछे बदतमीजी चल रही है? सवाल यह है कि कब तक चलेगी? प्रेम प्रकाश मीणा की हरकत तो हम लोगों ने देख ली मौके पर कि उन्होंने महिला सांसदों के साथ बदतमीजी की और डेरेक ओब्रायन को मारकर धक्का पटक दिया।
क्या यही रवैया सबके साथ है? बस आप लोगों के साथ सहूलियत यह है कि कैमरा चलता है तो तस्वीर ना जाए, इससे डरते हैं। देखिए बिल्कुल आज गांधी जयंती है, 2 तारीख है। गांधीवादी तरीका आज एबीपी नेटवर्क के साथी पत्रकारों ने अपना लिया है, धरने पर बैठ गए हैं। तीनों साथी हमारे रविकांत जी हैं, अंजलि जी हैं और प्रतिमा मिश्रा हैं पूरी तरह से, और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और कोई भी अधिकारी कोई भी इस फैसले पर बीच का रास्ता भी निकालने को तैयार नहीं है। तो कुल मिला के कहा जाए ज़बरदस्त तरीके से इस समय कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं है जो कोई भी फैसला ले सके। ब्यूरोक्रेसी क्राइसिस है, पॉलिटिकल इमरजेंसी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस घटनाक्रम को एबीपी नेटवर्क के माध्यम से देख रहे होंगे तो उनका जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो चाहते हैं कि जिसको भी फील्ड रिपोर्टिंग दी जाए, नहीं तो बड़े बाबू बना के उनको सचिवालय में विशेष सचिव भी बनाया जा सकता है, कुछ और भी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन डीएम एसपी फील्ड रिपोर्टिंग होती है, 24/7 की जॉब होती है। सवाल ऐसे में एक कैपेबल ऑफिसर की जरूरत है, ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जो केवल फैसले ले, क्योंकि अगर पुलिस के लिए उनके सिर का भार कम किया गया कि इनके पास एक विभाग रहेगा तो बेहतर काम करेंगे। लेकिन अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी अभी भी हैं, अवनीश अवस्थी अभी भी फेल पूरी तरीके से साबित हो रहे हैं। सूचना विभाग की जिम्मेदारी चली गई, गृह भी नहीं संभल रहा है उनसे। आज शाम तक ऐसे अधिकारियों की लिस्ट तय होकर उनकी यहाँ से विदाई होनी चाहिए जिन्होंने इस घटना को इतना बड़ा कहा जाए एक विस्फोटक स्थिति में इस समय हाथरस है। पूरे देश की नजरें हैं, जातीय तनाव इस समय चरम पर है। करणी सेना ने कह दिया है कि हम राजपूत परिवार के साथ हैं, हम भी सड़कों पर उतरने के मजबूर होंगे कि गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो वहीं वाल्मीकि समाज का कहना है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। और ऐसे में सिर पर इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, 3 नवंबर को 7 सीटों का चुनाव है, बिहार में चुनाव है, पंचायत चुनाव है, और इसका सीधा सीधा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी सरकार को भुगतना होगा। वाल्मीकि समाज पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट करता आया है और जो क्षत्रिय समाज पूरी तरह से कहा जाए सवर्ण वोटर अधिकांश बीजेपी सपोर्ट करते हैं, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना होगा। तो नितिन, अब सवाल ये है कि जनता तो वक्त पर बता देगी, लेकिन कल एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था नौकरशाही में। अवनीश अवस्थी से सूचना विभाग का प्रभार वापस लिया गया था, उनको उनके बोझ को कम किया गया था नितिन। लेकिन सवाल यह है कि अब तो एक जिम्मेदारी है अपर मुख्य सचिव गृह की, गृह विभाग भी अवनीश अवस्थी से नहीं संभल रहा है क्या? क्योंकि अब एक बोझ कम हुए, 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, वो फोकस कर सकते हैं गृह विभाग पर अवनीश अवस्थी, लेकिन गृह विभाग भी नहीं संभाल पा रहे हैं क्या? किसी भी घर में बंकर में आतंकवादी छुपे हों और पूरी तरह से पूरी पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को घेर लिया है, इस तरह की स्थिति है। किसी भी रास्ते से, खेतों के जरिए, कहीं भी जरिए अगर पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश की जाए तो आप समझ सकते हैं। इंदिरा गांधी के इस दौर की याद कीजिए, इमरजेंसी की हालात थे, अखबार तक बंद कर दिए गए थे, ये वही दौर कुछ ना कुछ याद आ रहा है। पूरी तरह से स्थिति बिगाड़ने में कहीं ना गाँव में जाने नहीं देंगे, पीड़िता को न्याय दिलवा नहीं पाएंगे, उसकी चिता को खुद आग लगा देंगे, डिब्बों से केरोसिन और पेट्रोल डाला जाएगा। लेकिन सवाल नितिन ये है कि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को के बोझ को कल हल्का किया गया था, सूचना का प्रभार उनसे वापस लिया गया। हो सकता है ये कोशिश रही होगी कि फोकस कर सके। अब तो केवल गृह विभाग है, एक यूपी डा के सीओ हैं, गृह विभाग भी नहीं संभल रहा है क्या? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहा जाए कि जितना डिप्टी सीएम भी पावरफुल नहीं है उतने अवनीश अवस्थी पावरफुल रहे हैं। और कल जिस तरीके से देर रात इस घटना का इस किरकिरी होने के बाद 3.5 साल सरकार हो गई, 19 मार्च 2017 को योगी सरकार अस्तित्व में आई थी, और उसके बाद सबसे ज्यादा अगर पूरे उत्तर प्रदेश में किसी घटना के बाद सरकार तनाव में है तो ये हाथरस प्रकरण है। और ऐसे में देर रात उनसे अपर मुख्य सचिव सूचना का पदभार छीन लिया गया है। नवनीत सहगल 1988 बैच के IAS, उनको जो बीएसपी सरकार में, समाजवादी सरकार में जो सूचना विभाग के जो प्रमुख सचिव रहे थे, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल होने हैं और ऐसे में समझा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी क्राइसिस बनी हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर, लोक भवन के स्तर पर भी क्या कोई इस समय पहल क्यों नहीं हो रही है? लगातार आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से पुलिस के आधार पर यह सरकार चलाने जा रही है। लोकतंत्र में 5 साल का सरकार, कोई भी दल के पास सट्टा होता है, सत्ता एक सट्टा होता है, लग जाए तो लग जाए। कुल मिला के देखिए पूरी तरह से फिर से 2022 में चुनाव होंगे और ऐसी स्थिति रही, ऐसी तानाशाही रही, निरंकुशता रही, तो कुल मिला के बड़ा बदलाव फिर से निश्चित है। और यही वजह है कि विपक्षी दल इस पूरे घटनाक्रम को भुनाने में जुटे हुए हैं। उनके एक मौके की जरूरत थी कि ऐसा मौका
कल जिस तरह से मायावती ने डायरेक्ट अटैक योगी आदित्यनाथ पे किया है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, मोदी सरकार फैसला ले, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने लायक हैं या नहीं, क्या उनको फिर से गोरखनाथ मंदिर के मठ की जिम्मेदारी दी जाए, राम मंदिर निर्माण जो मंदिर बन रहा है क्या उसका महंत बनाया जाए। अगर मायावती इस तरह के स्टेटमेंट देती हैं, सीधे डायरेक्ट अटैक अगर योगी आदित्यनाथ पर कर रही हैं, तो इसका समझा जाए कि इसका पूरा राजनीतिक विश्लेषण करने की जरूरत है कि किस तरीके से दलित राजनीति एक बार देश की राजनीति के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है, सेंटर पॉइंट पर है। और सवाल ये भी है राजनीतिक दल है कि 3.5 साल तक प्रदेश शांतिपूर्ण ढंग से चला तो सब कुछ चला, और एक बड़ी घटना हुई तो प्रशासन से नहीं संभल रही। 4 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। डेरेक ओब्रायन को धक्का मारकर प्रेम प्रकाश मीणा ने गिरा दिया, और इतना ही नहीं 2 महिला सांसदों के हाथ पकड़ के भी धक्के मारे गए, वो भी पुरुष पुलिसकर्मियों ने। तो ये पहली बदतमीजी की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी का 2 बार कल कॉलर पकड़ा गया, उनको धक्का मारकर जमीन पर गिराया गया, लाठी लेकर पुलिसकर्मी दौड़ा, ये दूसरी बदतमीजी की तस्वीर। तीसरी तस्वीर, एबीपी गंगा के रिपोर्टर नितिन उपाध्याय ने जब गांव में जाने की कोशिश की तो वहां पर धक्का मुक्की हुई, तीसरी बदतमीजी की तस्वीर। और चौथी तस्वीर, एबीपी रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा ने जब गांव में पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की तो वहां पर उनके माइक में धक्का मारा गया, गाड़ी बुलाई गई हिरासत में लाने के लिए, तो ये चौथी बदतमीजी। तो कुल मिलाकर आपको हाथरस में मिलेगी तो प्रशासन की मनमानी, तानाशाही, बदतमीजी, संस्कारहीनता और हालात को न संभाल पाने वाला वो शीर्ष नकारापन, जहां पर हाथरस में जलने वाली स्थितियां बन गई हैं, सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, जाति का संघर्ष बढ़ रहा है, लेकिन बड़े बड़े अफसर जो हैं वो अपने दफ्तरों में कैद हैं, कांस्टेबल और दरोगाओं को गांव में तैनात कर दिया गया है। लखनऊ में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। तो सवाल यह है कि हाथरस में जो आग लगी है आखिर ये कैसे बुझेगी, कौन बुझाएगा, शांतिपूर्ण व्यवस्था कब होगी। और सबसे बड़ा सवाल एबीपी गंगा का यह है कि पीड़ित के परिवार को न्याय की तो छोड़िए, वो परिवार सुरक्षित है भी या नहीं, ये अपने आप में सवाल बन गया है। उस परिवार की क्या स्थिति है, क्यों बंधक बनाकर रखा गया है परिवार के साथ पूरे गांव को। और सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा क्या उस पीड़ित परिवार के यहां है जिसे प्रशासन छिपाने की कोशिश कर रहा है। आखिर इस गांव में क्या छिपाने और दबाने की कोशिश की जा रही है कि न तो वकील जा सकते हैं, न समाज सेवी जा सकते हैं, और न ही यहां पर मीडिया जा सकता है। तो गांव के अंदर जाने से पुलिस रोक रही है। सवाल यह है कि किस बात से पुलिस डर रही है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा सच सामने आने का डर पुलिस को सता रहा है कि मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। जब निर्भया के वकील सीमा कुशवाहा जाने की कोशिश कर रही थी उस वक्त एडीएम ने पूरी बदतमीजी की सीमाएं पार कर दी। हालांकि हाथरस में जो अधिकारी तैनात हैं उनसे संस्कार की अब उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महिला सांसदों का हाथ पकड़ उनको धक्का मारा गया, बुजुर्ग सांसद है डेरेक ओब्रायन, जिस तरीके से आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा ने झटक कर उनको जमीन पर पटक दिया, उससे समझ सकते हैं कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए प्रशासन इस वक्त प्रशासन नहीं तानाशाह हो गया है।